वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने टैक्सेशन की सेकंड क्लास लेने वाले हैं। हमने कल अपनी क्लास में कुछ बेसिक्स देखे थे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, एसएससी क्या होता है, किस समय पे कितनी हमारी टैक्सेबल जो इनकम है वो रहती है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। इनकम नहीं देखी थी एक्चुअली में। हमने ये देखा था कि अगर कोई कंपनी न्यूली सेटअप है, कोई कंपनी अगर न्यूली सेटअप है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि उसमें एक डेट दे दी गई थी कि 31 मार्च को, हाँ 31 मार्च को कंपनी सेटअप हुई है और बताओ कि उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो बेटा उसका जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो प्रीवियस ईयर ही रहेगा, भले ही वो कंपनी एक घंटे के लिए ही बनी हो, लेकिन उसका जो प्रीवियस ईयर है वो पिछले साल में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनकम क्या होती है और इनकम को किस किस फेसिस में रखा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा क्या, इनकम। क्योंकि हम सभी लोग आखिरकार काम जो करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, वो इनकम के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने, बच्चों ने सही सही आंसर्स भी दिए, वेरी गुड। कि बजट की डेट 1 फरवरी है, पहले 31 मार्च हुआ करती थी, फिर उसको घटा के कब कर दिया, फर्स्ट में। ठीक है, ये क्या था, जीडीपी कितना, 6.8% ऑफ जीडीपी। मैंने क्या पूछा था, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल डेफिसिट नहीं, इसको फिजिकल डेफिसिट बोलो बेटा। ठीक है, 1920, ठीक है ठीक है, ये सब चीजें सही हैं। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा। 15 लाख का उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा एक में, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ऐड हो जाती है उसकी सामने वाले की इनकम। ठीक है, माइनर चिल्ड्रन की जो इनकम होती है वो हमेशा ज्यादा वाली जो पेरेंट्स की जो इनकम है उसमें ऐड होगी। तो इसमें मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिया था शायद, ए बी, इसकी 10 लाख है, इसकी 8 लाख है, और सी की कितनी है, 5 लाख है। ठीक है, सी क्या था, इनका बेटा था दोनों का। हाँ, अब इसकी जो इनकम जो क्लब होनी थी वो किस में होनी थी, तो इसकी जो इनकम क्लब होगी बेटा ए में होगी। और ये क्या होगा हमारा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा। ठीक है, माइनर होगा या फिर क्या होगा हमारा, माइनर या फिर कोई ल्यूनेटिक केस, ऐसा केस जिसमें उसको मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है, वो अपनी कैलकुलेट खुद नहीं कर सकता, तो उस वाले केस में हम लोग पास में एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रहता है जो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो विनय कुमार बेटा बिल्कुल गुड। ठीक है, डायनो मैंने आंसर दिया था क्या सर, इन ऑल केसेस द बिजनेस स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन द सेम प्रीवियस ईयर विल बी। ठीक है, ये सारे थे। अच्छा ठीक है, इनका आंसर और भी था बट वो नहीं आ पाया। ठीक है, वेरी गुड। बट मुझे लगता है कि आपने सही आंसर दिया होगा। साजिद हुसैन का आंसर है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ए बी का, ठीक है। 1 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, वेरी गुड। एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होगा बेटा, एसएससी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा ये चीज। ठीक है, बजट डेट 1 फरवरी है, हेड ऑफ एचयूएफ, अच्छा ये भी पूछा था, करता है। ठीक है, आनंद सुदर्शन ने आंसर दिया है 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये क्या, आनंद सुदर्शन ने फिर आंसर दिया 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, तो बेटा कुल मिला के सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो चीज आपको पढ़ाई थी वो चीज क्या हुई है, वो चीज आपको समझ में आई है। अच्छा ठीक है, 3 आंसर और भी हैं। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल नहीं बेटा, फिजिकल, फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है ना इसको। 6.8% है, बजट डेट 1 फरवरी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपकी वो भी हुई हो, क्या कहते हैं उसको, ऑटो करेक्ट, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल अचीव का हेड करता, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल ऑफ द आंसर सही है आपके। ठीक है सर, बजट डेट एवरी ईयर 1 फरवरी 2017 से चेंज हुई है, फिजिकल डेफिसिट 6.8%, टैक्सेबल 15 लाख, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ओके बेटा, वेरी गुड। मतलब मुझे ये लगता है कि कल मैंने जितना बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो बच्चों ने क्या किया, सही आंसर दिए हैं। ठीक है, बच्चों ने सही आंसर दिए, इसका मतलब ये है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अब भैया जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कौन से टॉपिक नहीं समझ में आते वो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है, क्योंकि अपनी डेली के डेली क्लासेस बनती हैं। सर ब्लैंक स्क्रीन पे क्या समझाने वाले हो, ब्लैंक स्क्रीन पे बेटा ये समझाने वाला हूँ कि देखो इनकम होती है। ठीक है, आपको इनकम हुई तो इनकम टैक्स आपसे ये कहता है कि ये आपको इनकम जो है ना, ये दो तरीके की होगी। एक क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, एक कौन सी होगी, नॉन टैक्सेबल होगी। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर क्या कर लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कर लगेगा और इसके ऊपर जो कर है वो नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होती है दो तरीके की। अब हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन सा इनकम हमारी टैक्सेबल होगी और कौन सा नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है बेटा, आपको देखो सेक्शन में पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं है इनकम टैक्स में। ठीक है, इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बेटा सेक्शन पे सेक्शन पूछता रहता है कि इसका सेक्शन क्या है, उसका सेक्शन क्या है। बट क्योंकि आपको सिलेबस में एक चीज और भी बोलता है कि आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पता होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे सभी और पढ़ के, जैसे कल मैंने आपको बेसिक कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे किसके, पर्सन, एसएससी, इनकम के,
आज मैं आपको इनकम पढ़ाने वाला हूँ कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, ठीक है, और फिर इनके मतलब एग्जेम्पशंस और डिडक्शन में फ़र्क क्या क्या होगा ये भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, फिर हम लोग किस पे जाएंगे अपने, फिर हम लोग जाएंगे एक रेजिडेंशियल स्टेटस पे जाएंगे अपने। हाँ, किस पे जाएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे जाएंगे। फिर इनकम अंडर हेड दी किस में आ जाएंगे, इनकम आ जाएंगे सैलरीज हेड में। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट्स एंड गेन्स पढ़ेंगे, फिर कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे बेटा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अदर इनकम पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज से जो इनकम होती है। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अपनी डिडक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, डिडक्शंस के सेक्शंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो बस वही चीज ध्यान में रखनी है, इतना ही है। और आपसे टीडीएस भी पूछा जाएगा, हाँ, एक टीडीएस और पूछा जाएगा, और उसके अंदर क्या क्या फॉर्म्स फिल किए जाते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करें बेटा, करें क्लास को स्टार्ट। ठीक है, घबराना नहीं है क्लास में बैठ के कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं आ रही। अब आता है हाउ टू चार्ज इनकम टैक्स। सबसे पहली बात ये आती है कि इनकम टैक्स को चार्ज कैसे किया जाएगा। आपने प्रीवियस ईयर को फाइंड कर लिया, आपने किसको फाइंड कर लिया, प्रीवियस ईयर को, असेसमेंट ईयर को, सब कुछ आपको पता लग गया। पर इनकम टैक्स लगेगा कैसे, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, इनकम टैक्स जो होता है वो कैसा होता है बेटा, एनुअल टैक्स होता है। मतलब कि वो हमेशा साल के अंत में लगता है, एक साल के लिए लगता है, किसके लिए, 1 ईयर के लिए लगता है। ठीक है, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे 5 केसेस की, जैसे शिपिंग का बिजनेस है, या फिर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, या फिर आप पैकिंग कर रहे हो, या फिर आप इंडिया को परमानेंटली या फिर 10-12 साल के लिए, मतलब फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन छोड़ के जा रहे हो, तो उस वाले केस में ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट हम लोग बात किसकी करते हैं, इसकी जनरल केस की बात करते हैं, मतलब नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको वो नहीं सोचना कि उस वाले केस में तो सर ऐसा बताया था आपने। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हो जाती है हमारी। फिर हमारा क्या आता है, टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर। टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर बेटा, टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द नीड ऑफ फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये कुछ मैंने जो आपको इंग्लिश में बोला, ये कुछ ऐसा होता है कि आपकी जितनी प्रीवियस ईयर की क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, टैक्स रेट एप्लीकेबल करके करवाते हैं। अब बेटा सर, एक आपने नीचे चीज लिख रखी है, रेट्स फिक्स्ड बाय फाइनेंस एक्ट। सर ये क्या है बेटा, फाइनेंस एक्ट कुछ नहीं होता, फाइनेंस एक्ट कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहो तो ये बजट है आपका। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बता दो। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी, वो क्या करती है बेटा, वो हर साल बजट लेके आती है, और वो उसके अंदर क्या करती है, इनकम टैक्स के स्लैब्स को चेंज करती है। ठीक है, हर साल चेंज करती है या फिर धीरे धीरे चेंज करती है, वो चीज़ अलग है। पर वो क्या करती है, इनकम टैक्स के स्लैब्स को डिसाइड करती है कि इतने से इतने इनकम वाले को ये चीज़ मिलेगी, इतना टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, इतने से इतने वाले को ये वाला टैक्स रेट लगेगा, इतने से इतने वाले को ये वाला टैक्स रेट लगेगा। तो ये सारी की सारी हमारी किस में आती है, फाइनेंस एक्ट, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट भी बोलते हैं। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट इसको लेके आती है, और हर साल इसमें क्या करती है, कुछ ना कुछ चेंजेस करती है छोटे मोटे से। वो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट में बताती है कि इतना हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है, कि हमारा मतलब इतना एक्सपेंसेस हुआ है, इतना हमको रेवेन्यू हुआ है, हम इतना आने वाले ईयर में क्या करेंगे, इसको खर्च करेंगे। ठीक है, हमारे प्लानिंग ये है। हाँ, और फिर उसके अंदर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फेल तो हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, गवर्नमेंट का फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, टैक्स ऑन पर्सन। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आई बेटा। फाइनेंस एक्ट क्या होता है हमारा, फाइनेंस एक्ट वही होता है जो हमारी हर साल क्या होती है, बजट जो आता है किसमें, काउंट होने के लिए। ठीक है, मतलब बजट जो पेश किया जाता है किसमें, लोकसभा में। फिर हमारा क्या आता है, टैक्स ऑन पर्सन। ठीक है, तो हर पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे अपने, क्या एचयूएफ हो गया, ठीक है, कोई भी कंपनी होगी, बोर्ड ऑफ एसोसिएशन हो गया, इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गई, कंपनी हो गया, ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो गई, हर किसी के ऊपर क्या होता है, टैक्स लगता है। तो इन सबको हम लोग किसमें, पर्सन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, टैक्स ऑन पर्सन मतलब कि जो कोई भी एप्लीकेबल है, जो कोई भी एप्लीकेबल है, या फिर उसके अंदर लाई करता है किसके अंदर, उस स्लैब के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्या हो, आप कहीं के मानो कि जैसे आप कहीं के राजा हो, ठीक है, आप यहाँ के राजा हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। आप कहीं के एमपी हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको इक्वल वो मिलता है ना। ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, हमेशा जो टैक्स जो लगेगा बेटा वो टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। कभी भी आपकी इनकम को अलग अलग करके नहीं लगेगा कि मतलब आपको 10 लाख रुपए किससे आए हैं, 10 लाख रुपए आपको बिजनेस से आए तो इसके ऊपर अलग टैक्स लगा लेंगे। 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए आपको मानो कि सैलरी से आ गए तो इसके ऊपर अलग टैक्स लगा देंगे। आपको 5 लाख रुपए किससे आ गए, अदर सोर्सेज से आ गए, कहीं गेन वेन से, तो इसके ऊपर अलग टैक्स लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा, इन सबको एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इन सबको एक साथ ऐड किया जाएगा और क्लबिंग ऑफ इनकम की जाएगी, और उसके बाद में आपके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है बेटा,
ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है कि हमारे इनकम इनकम क्या क्या हो सकती है। देखो, इनकम क्या क्या हो सकती है, ये बहुत ही ब्रॉड एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक मतलब इतना ब्रॉड अपने आप में एक चीज है ये चीज, कि अगर मैं इसको एक क्लास में समझाने को बैठ जाऊं तो समझा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम में आपका कुछ भी आ सकता है। इनकम में आपका कुछ भी आ सकता है। इनकम टैक्स आपकी मतलब कि आपने कोई भी ऐसी इनकम कमा रखी है जो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो इनकम टैक्स उसको छोड़ता नहीं है। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, भैया तुमने इनकम तो कमा ली, आओ हमारे पास आ जाओ और हमको टैक्स दे दो, ठीक है, हमारी भी इनकम करवाओ। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है, इनकम टैक्स आपकी हर एक चीज को कैलकुलेट करता है। बट कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें इनकम टैक्स आपको क्या करता है, छूट भी देता है, कि आपको मतलब इतनी अगर इस सोर्स से इनकम आई है तो उस वाले सोर्स में हमको क्या, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, वो कब कब एप्लीकेबल होते हैं, तो वो चीज़ आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको पढ़नी नहीं है, आपको सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करेंगे, एक उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड व्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि अगर क्वेश्चन कई बार पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन अगर कहीं से पूछ ले तो आप लोग क्या करो, उसको आंसर उसका दे दो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, रेगुलर सोर्स एंड डेफिनेट इनकम। ये क्या होगी, हमारी सैलरी, इसको एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, सैलरी आपकी क्या होती है, रेगुलर आती है, हर मंथ आती रहती है आपकी सैलरी। और हर मंथ क्या होती है फिर, मतलब इंक्रीज होती क्या होती है, वो सब अलग चीज है, बट आपकी सैलरी क्या है, रेगुलर इनकम होती है, या फिर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में डाला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जबकि कोई आपकी पीरियोडिकली मॉनेटरी फॉर्म में आपके पास में पैसा आ रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, पीरियोडिकली मॉनेटरी फॉर्म में। इनकम्स कैन बी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। ठीक है, इनकम देखो, इनकम बेटा आपकी दोनों तरीके की हो सकती है, भले ही वो आपको कैश में दे रहा हो या फिर आपको काइंड में। काइंड में क्या होगी, जैसे कि आपको हाउस दे दिया, ठीक है, आपको सर्वेंट दे दिया, और क्या हो सकता है, आपको कार दे दी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है आपको, और क्या प्रोवाइड करवा सकता है, आपको कहीं पे टिकट दे दी कहीं पे भी घूमने की। ठीक है, या फिर आपको बिजली का बिल दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रही है कंपनी, या फिर आपको फोन का बिल दे रही है, या फिर आपको पेट्रोल दे रही है। ठीक है, ये सब काइंड में चीज होती है, मतलब जिनका कैश की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे काइंड में होते हैं हमारे। फिर उसके बाद में क्या आता है बेटा, रिसिप्ट एंड एक्रूअल ऑफ इनकम। देखो, रिसिप्ट एंड एक्रूअल ऑफ इनकम, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, मैं आपको क्वेश्चन इसीलिए फॉरवर्ड बेसिस के देता रहता था कि आप लोग आने वाली चीजों के लिए तैयार हो। तो बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया था। तो रिसिप्ट आपका या तो रिसिप्ट हुई है या फिर एक्रूअल हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम आ गई, मतलब आपकी इनकम अगर जनरेट हो गई है, ठीक है, भले ही वो आपको रिसीव हुई है नहीं हुई है, एक्रूअल में हुई है, तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स लग जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स क्या करता है, वेट नहीं करता है कि आपको जब कैश आएगा उसी टाइम पे आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाओ, नहीं, आपको रिसिप्ट आई या नहीं आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा ही लगेगा। इलीगल इनकम, अगर आपने कहीं से इलीगल इनकम को कमा लिया है तो क्या सर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बेटा लगेगा। इनकम टैक्स आपसे कहता है कि तुम चाहे कितनी भी इनकम कमाओ, चाहे तुम सोना बेचो, चाहे तुम स्मगलिंग करो, ठीक है, कुछ भी करो, उससे जितनी भी तुमको इनकम हुई है, ठीक है, स्मगलिंग से हुई है, किसी भी गलत काम से हुई है, उससे तुमको जितनी भी इनकम हुई है बेटा, उसके ऊपर तुमको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे आ जाए कि इनकम अराइजेस फ्रॉम स्मगलिंग कैन बी टैक्स्ड और नॉट, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, कि वो टैक्स होगी। ठीक है, ये क्या होगी, टैक्स होगी। या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज दे दे और फिर उसमें से आपसे पूछ ले कि इनमें से किस में इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं होगी, तो आपको क्या करना बेटा, उसमें आपको अगर कोई भी इलीगल चीज से कोई भी चीज आई है तो इलीगल आपको समझ आ जाएगी कि आपको स्मगलिंग से आ रही है, दारू बेच के आ रही है, कोई भी ऐसा काम करके जो कि लॉ के लॉफुल नहीं है। ठीक है, मतलब कि कानून के संगत में नहीं है, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, इलीगल कहते हैं। तो उससे कोई भी अगर इनकम अराइज होती है तो हमेशा टैक्सेबल होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो, क्योंकि बच्चे इसमें भूल जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं इलीगल इनकम है, ये क्यों टैक्सेबल होगी, क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। डिस्प्यूटेड टाइटल की भी जो इनकम होती है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। डिस्प्यूटेड टाइटल का क्या मतलब हुआ कि आपकी इनकम अराइज हुई, ठीक है, आपकी इनकम अराइज हुई और आप मतलब ए और बी कोई बिजनेस में पार्टनर्स थे। अब ए और बी में लड़ाई हो जाती है कि मतलब मेरी इनकम है, मेरी इनकम है, मेरी इनकम है। तो टैक्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है बोलता है आप लड़ते रहो, आप क्या करो, आप एक दूसरे से लड़ते रहो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इस साल का इनकम टैक्स पहले भर दो, मुझे क्या करो, इस साल का इनकम टैक्स भर दो। तो उस वाले केस में क्या होता है, डिस्प्यूटेड टाइटल के भी टैक्स लगता है। ठीक है बेटा,
फिर हमारा क्या आता है, आगे वाला पॉइंट हमारा आता है रिलीफ और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रिलीफ है, कैश तो आया ही है, तो इसको तो भैया क्या टैक्सेबल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज नहीं बोली, पर एक चीज ध्यान में रखना, इसमें मैंने आपको ये नहीं बोला कि हर तरीके का कैश और काइंड में कोई भी चीज मिल रही है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो हमेशा टैक्सेबल नहीं होगी, पर उसको हम लोग इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोले, इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इनकम की बात कर रहे हैं इस जगह पे। तो कैश और काइंड में कुछ भी आपको मिलता है तो वो चीज़ इनकम में आपकी जाएगी। तो रिलीफ या फिर कोई भी रीइंबर्समेंट मिल गया आपको तो वो चीज़ हमारी किस में, वो चीज़ हमारी इनकम के तहत ट्रीट नहीं होगी। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट इनकम। बेटा टेम्परेरी और परमानेंट इनकम में कभी भी आपका इनकम टैक्स डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर आपकी टेम्परेरी इनकम है, मतलब कि कहीं से आपकी कभी कभी इनकम आ जाती है, तो उस वाले सोर्स में भी वो आपसे बोलेगा ठीक है भैया आप क्या दो, आप इनकम टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, इसको आपको हम लोग किसमें, इनकम में ऐड कर लेंगे। और अगर आपकी परमानेंट इनकम है तो वो तो आपकी ऐड होगी होगी। लमसम इनकम, कहीं से आपको लमसम इनकम मिल जाती है, मतलब कि मानो कि आपका कोई केस चल रहा था, मानो कि आपको कोई केस चल रहा था प्रीवियस का। ठीक है, उसमें आपको कितना, सरकार में ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई केस चल रहा होता है क्योंकि आपकी सैलरी को रोक लिया गया होता है। ठीक है, तो आपका केस चल रहा है 10-15 सालों से, और उस वाले केस में क्या होता है, आपको प्रमोशन वगैरह नहीं मिली हुई होती है। तो अगर आपका लमसम अमाउंट आ जाता है, ठीक है, अगर आपको उस वाले केस में लमसम अमाउंट आ जाता है, तो उससे पहले, अमाउंट आने से पहले कौन आता है आपके यहाँ पे बेटा, आपके यहाँ पे इनकम टैक्स आ जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पे कौन आ जाता है बेटा, इनकम टैक्स आ जाता है, और वो कहता है कि मुझे क्या कर दो, मुझे भैया पहले इनकम टैक्स दे दो, उसके बाद में जो आपको करना है करना जाके। ठीक है, तो इनकम टैक्स देखो, आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई भी आपको इनकम अराइज हो जाए बेटा, इनकम टैक्स पहले ही आपके पास में क्या करेगा, पहुंच जाएगा। इनकम टैक्स आपके पास में पहले ही पहुंच जाएगा, इनकम टैक्स डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि भैया आपके पास में पैसा कहाँ से है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उनको ध्यान में भी रखना है। फिर हमारा क्या होता है, ठीक है, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो आपको और भी लिखने हैं, जिसको पहले मिटा देता हूँ, पूरे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्या घिच पिच होगी। ठीक है बेटे, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको कि हमारी इनकम कौन कौन सी बनाई जाएगी और कौन कौन सी नहीं बनाई जाएगी। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, हर तरीके की इनकम क्या होगी, हमारी इनकम में कैलकुलेट होगी, बट कुछ उसके एक्सेप्शन है, बस उन एक्सेप्शन को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज है, क्या, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। ठीक है, इसमें एक चीज है, सेम इनकम, इसको लिख लेना अच्छे से, कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। मतलब एक इनकम के ऊपर एक बार से ज्यादा क्या क्या टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी अगर जैसे कि एक बार से ज्यादा कभी सजा नहीं मिल सकती किसी भी एक अपराध के लिए, मतलब 2 बार सजा नहीं मिल सकती। फिर इसके बाद में देखो एक और चीज थी इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे आपको बतानी थी, वो ये थी कि बेटा अगर आपने किसी को भी वॉलेंट्री पेमेंट किया है, ठीक है, अगर आप किसी को वॉलेंट्री पेमेंट कर रहे हो, आपके पास में या फिर वॉलेंट्री पेमेंट आ गया, तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उस वाले केस में आपको चार्जेबल टैक्स होगा, मतलब कि इनकम टैक्स में टैक्स होगा। वॉलेंट्री बोल रहा है, ठीक है, इनवॉलेंट्री नहीं बोल रहा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और एक और चीज ये होती है कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कौन है बेटा आपका, स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई भी मतलब ऐसी चीज मिल जाती है कि उसको पैसे दे दिए गए, ठीक है, सरकार के द्वारा कैसे भी अगर उसको पैसे मिले हैं, तो उस वाले केस में बेटा उसके ऊपर जो टैक्स इनकम जो होगी वो कैसी होगी, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चले आगे, ठीक है, ये चीज समझ आ गई बेटा, क्लियर। अब क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स सेक्शन ऑफ 2 एंड सबसेक्शन 24। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये अब डिफाइन करता है किसको, इनकम को। ये तो सारी चीजें होगी जो अदर सोर्सेज में आ सकती है, इनकम में आ सकती है, वो सब हम इसमें अलग अलग चीजें देखते हैं कि हमारी इनकम में कब आती है, अदर सोर्सेज में कब आती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स कब माना जाता है, डिविडेंड कब माना जाता है। ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस कैसे माने जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, अब ये सब चीजें हमको देखनी है कि कौन सी चीज कैसे आती है। बोलेंगे सर बच्चे हिंदी में क्यों नहीं करवाया, बेटा हिंदी में नहीं करवाऊंगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, ये चीज इंग्लिश में ही पूछी जाएगी और आपको इंग्लिश में ही याद करनी है। ठीक है, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी समझ में नहीं आए वहां पे पूछो, बाकी डरने की जरूरत किसी भी चीज से नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, इनकम इंक्लूड्स। ठीक है, सेक्शन इसका याद रखें, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 24। सेक्शन 2 याद रहेगा क्योंकि हमेशा डेफिनेशन किस में रहती है बेटा, सेक्शन 2 में रहती है, बात बताई थी मैंने आपको। और सबसेक्शन याद करना है, वो कहते हैं 24। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैसे हो सकती है, देखो आपको बिजनेसमैन हो,
आप कहो बेटा एक बिजनेसमैन हो, आपको प्रॉफिट होता है, तो जनरल सी बात है कि प्रॉफिट आपको बिजनेस से ही होगा। सैलरी से आपको क्या सैलरी मिलती है, वो प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो बिजनेस आपको किससे होगा, बिजनेस होगा आपको, ओ सॉरी, प्रॉफिट आपको किससे होगा, बिजनेस से होगा। डिविडेंड, आपके पास में कुछ कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, शेयर्स थे या फिर आपके पास में किसी कंपनी की होल्डिंग्स है, तो आपके पास में क्या है, उसकी डिविडेंड है। ठीक है, अब तो डिविडेंड क्या टैक्सेबल होने लगे, पहले नहीं होता था, नया प्रोविजन आ गया है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, ठीक है, क्या है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय ट्रस्ट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन रिक्वेस्ट, ये चीज नोट डाउन कर लो या फिर क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 और 2/3। ठीक है, कोई भी ऐसे प्रिक्वेस्टिस या फिर लीव ऑफ सैलरी जो कि आपको दी जा रही है, मतलब कि सैलरी के अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो कि क्या है, इनकम होगी किसके हैंड में, एम्प्लॉय के हैंड में। एनी स्पेशल अलाउंस ऑफ बेनिफिट, ठीक है, आपको कोई भी ऐसा स्पेशल अलाउंस मिल रहा है या फिर बेनिफिट मिल रहा है जो कि और किसी को नहीं मिलता, मतलब वो एक तरीके से आपकी इनकम को या फिर आपके किसको काइंड में या फिर कैश में किसी को भी बढ़ा देती है। तो एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एसएससी ईदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके क्या पर्सनल एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए, एट द पेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्डिनरी परफॉर्म बाय हिम। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी किसमें, इनकम में इंक्लूड हो जाती हैं। कभी भी आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को क्या करते हो, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी क्या, उसकी ये कह सकते हो कि मतलब उसको ग्रांट कर रहे हो अलाउंसेस को। ठीक है, तो उस वाले केस में भी हमारी क्या होती है, वो सब चीजें इनकम में इंक्लूड हो जाती है। देखो, एनी कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करना कि कैपिटल गेन हमारा कब टैक्सेबल होगा, जब वो सेक्शन 45 में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, और इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात ये सुनो मेरी, कि ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं घबराना कि ये चीज सर ने बताई नहीं अभी, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर क्या था हमारा, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर द एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। ठीक है, आपका मतलब एग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको पैसे मिल गए हैं या फिर अगर आपने कैश को रिसीव किया है, काइंड को रिसीव किया है किसी भी तरीके के, तो वो चीज आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस, मतलब ऐसे कोई भी काम, गैम्बलिंग वैम्बलिंग में आपको क्या होगा कि एकदम से शॉर्ट में, शॉर्ट और मतलब कि इसको एक वर्ड कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि एकदम से मतलब झटका देके उसको कुछ एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनकम कहा जाता है, इस तरीके से कुछ कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, तो उस तरीके से अगर कोई भी आपको गैम्बलिंग वैम्बलिंग के थ्रू कोई भी आपको अगर नेचर, मतलब ऐसा नेचर है कि ऐसा गैम्बलिंग वैम्बलिंग वाला, और उसमें आपको क्या होती है, कोई भी इनकम हो जाती है एकदम झटके से। ठीक है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी इनकम टैक्स में, इनकम मतलब टैक्स के लिए क्या करेंगे, उसको एड ऑन करेंगे। ठीक है, एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी एज हिज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू एनी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू अगर मिलता है तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी कैपिटल गेन्स होता है, कैपिटल गेन्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको कोई भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुई है तो वो चीज इस चीज में ऐड हो गई। ठीक है बेटा, आप कोई डाउट है इसमें, यही सब चीजें आएंगी, देखो क्वेश्चन में यही सब चीजें आएंगी, और एक और पॉइंट होंगे भी नीचे, दो और। ठीक है, एनी रिसीव्ड एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सम सच पॉलिसी। ठीक है, ये चीज आएगी। एन एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ गिफ्ट और गिफ्ट्स रिसीव्ड whether in cash or in the form of property exceeding rupees कितना 50,000 in a previous year by individual और HUF। ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा आप क्या करते हो, गिफ्ट को रिसीव करते हो, ठीक है, तो उस वाले केस में HUF हो चाहे आप इंडिविजुअल हो, आपके ऊपर क्या होगा बेटा, और मिलेगा किससे, फैमिली फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। ठीक है, ऐसे लोग जो कि आपके रिलेटिव्स नहीं है, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम विच विल बी टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ रिसिपेंट। ठीक है, तो जिस किसी को भी वाली किसको मिली है, ठीक है, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, तो किस में पढ़ेंगे इसको, हम लोग पढ़ेंगे आगे अदर सोर्सेज वाले उसमें। ठीक है बेटा, तो ये चीज, ये वाली लाइन छोड़ दो आप, इस वाली चीज लाइन को आपको नहीं पढ़ना, इस वाली लाइन को बस ध्यान में रखो कि इसको हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं किस में, अपने अदर सोर्सेज में। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब आता है हमारे मेन हेड्स ऑफ टोटल, हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, जिसको किसमें सेक्शन 14 में डिफाइन किया हुआ है, तो इस चीज को याद रखना कि इसको किसमें सेक्शन 14 में रखा गया, किसमें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, तो ये 5 तरीके की मेन हेड्स होती है हमारी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बेटा, जितनी भी ऊपर की इनकम अभी तक हमने पढ़ी है,
जितनी भी इनकम हम यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी, ये सारी की सारी इनकम किसमें, इन ही 5 हेड्स में क्या करते हैं हम लोग फाइनल में जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फाइनल में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज में सॉरी क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, इनकम बाय वे ऑफ अलाउंसेस आ जाएगा, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रिक्विस्टिस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी कहते हैं। अच्छा, इसका एक चार्ट है, वो मैं कल आपको समझा दूंगा, कल वाली वीडियो में। ठीक है, इसका एक चार्ट था, वो बनाना था, चलो रह गया शायद, वो आया नहीं इसमें। ठीक है, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में समझा दूंगा। अब आता है क्या, हमारा एक लास्ट वाला कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ट को कल पढ़ेंगे, बाकी अभी ये अलग कंसेप्ट और पढ़ लो कि राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम आपको क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके से, कि आपको कुछ दे देगा सैलरी की, इसका राउंड ऑफ करके बताओ कि इसका राउंड ऑफ कितना होगा। तो उस वाले केस में मेरे स्टूडेंट्स राउंड ऑफ कैसे करेंगे, सुनो इस वाली बात को ध्यान से, और इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ताकि आप लोग खुद ही क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर लो। एक मिनट रुको। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि आपको कोई भी ऐसी राउंड ऑफ करने के लिए दे देगा चीज को। आप भी जब कभी दुकान वाले के पास में जाते होगे, ठीक है, दुकान वाले के पास में जाते होगे, तो आप लोग क्या करते हो, सुनो। अच्छा, यहाँ पे जगह खाली देख रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप जैसे किसी दुकान वाले के पास जाते होगे, आपने कहा कि भैया मुझे ये सामान निकाल दो। ठीक है, उसने कहा भैया आपके हो गए 284। ठीक है, 284 हो गया। आप क्या कहते हो उससे कि भैया 4 रुपये खुले नहीं है, तो बोलते ठीक है भैया 280 दे दो। ठीक है, 280 दे दो। लेकिन अगर कभी आपके ऐसे रुपए हो जाए 286 या फिर 287, तो क्या आप उस वाले केस में बोल दोगे कि भैया 6-7 रुपये खुले नहीं है, तो बोलेगा कि मुझे 2 रुपये, मैं तुम्हारे रुपए खुले कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे रुपए खुले कर देता हूँ। पर अगर हम बात करते हैं किसकी, 285 की, तो बेटे इस वाले केस में क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, तो ये चीज सुनो आप। इनकम टैक्स क्या करता है, ये 5 हेड याद कर लेना। ठीक है बेटा, ये 5 हेड ही होते हैं जो इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन 5 हेड्स को याद कर लेंगे मेरे सारे के सारे स्टूडेंट। एक मिनट। क्या होता है कि जैसे देखो आपके यहाँ पे इनकम टैक्स क्या बोलता है, अगर आपकी मानो अगर आपकी इनकम जो है वो कितनी होगी, 1,005 रुपये हुई है, उस पहले कम वाला ले लेते हैं, 1,004 रुपये हुई है। ठीक है, तो इनकम टैक्स आपकी इसमें इनकम जो टैक्सेबल होगी वो कितनी लगा देगा, 1,000 रुपये लगा देगा। अगर वहीं आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी, 1,006 रुपये होगी, तो उस वाले केस में कितनी लगा देगा बेटा, आपकी 1,010 रुपये लगा देगा। तो हमेशा जो इनकम टैक्स जो होता है ना, वो एग्जैक्ट 10 के फिगर में क्या करता है, उस चीज को राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, आप इसमें पढ़ते हैं, द टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अबव shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees और टू हिज पर्पस। ठीक है, जितनी भी अभी तक हमने अपनी ऊपर इनकम्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमारी कैसे कंप्यूट होती है बेटा, उसको राउंड ऑफ किया जाता है कैसे, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, फॉर दिस पर्पस एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे शैल बी इग्नोर। ठीक है, पैसे वैसे को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बस किसको, रुपी को ध्यान में रखते हैं। देयर आफ्टर इफ सच अमाउंट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, देन इफ द लास्ट फिगर इज 5 और मोर, द अमाउंट शैल बी इंक्रीज टू द नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ 10, and if the last figure of total income is less than 5, the amount shall be reduced to the next multiple of 5। अगर जैसे कि हमने ऊपर की जितने भी अभी तक देखे हैं अपने सोर्सेज को, अगर उसकी गणना की जाए, तो उसके अनुसार कुल आय के 10 रुपए के निकटतम गुणांक को पूर्णांकित किया जाएगा, और इस उद्देश्य के लिए पैसे से मिलकर 1 रुपए को किसी हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात यदि ऐसी राशि 10 की गुणन नहीं है, तो यदि अंतिम अंक 5 या उससे अधिक है, तो उसको राशि के अगले 10 में गुणक में बढ़ा दिया जाएगा, और यदि अगर 5 से कम है तो उसे पिछले वाले में घटा दिया। कैसे, देखो आपकी इनकम कितनी है, 285 है, तो इसमें आपकी इनकम को कितना बना दिया जाएगा बेटा, 290 बना दिया जाएगा। बट अगर आपकी इनकम 284 है, तो इसमें आपको कितना बना दिया जाएगा, 280 बना दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 286 है, तो इसमें कितना, 290 बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल्स को लिख लेना, इससे आपको सारी सारी चीजें इसको याद रहेगा। बाकी मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगा लिख के, आपको अमाउंट मुझे बताना है कितने, चलो नीचे बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन सोच रहा हूँ, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे सही से आंसर है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज रिगार्डेड एज इनकम बट एग्जेम्प्ट अमाउंट इज, गैर रिश्तेदारों से प्राप्त नकद उपहार के आय के रूप में माना जाता है, लेकिन छूट राशि कितनी है प्रति वर्ष। ये अभी अभी करवाया 25,000, 75,000, 50 या फिर 25,000। ठीक है, ऊपर अभी क्वेश्चन करवाया था, याद रखना।
व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, इनमें से कौन सी वाली टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी? इनकम फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी, कैजुअल इनकम, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट गेन्स और ट्रांसफर, एक्सेप्ट भी लिख दिया बेटा यहाँ पे, तो इस चीज को ध्यान में रखना, या फिर इनकम रिसीव्ड इन काइंड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये कल की क्लास में जो पढ़ाया हुआ था उसका क्वेश्चन है, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज। ठीक है, दो चीजें पूछेंगी, इनकम जिसमें आपका टैक्सेबल होता है, दूसरी चीज पूछेगी इनकम जिसमें क्या होती है आपकी अर्न होती है, प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट असेसमेंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। अब ये अलग क्वेश्चन और लिख लो बेटा, सुनो, आपकी इनकम कितनी हो रही थी बेटा? आपकी इनकम हो रही थी 7,80,541 रुपीज ठीक है, इसकी मुझे राउंड ऑफ बताना है, आपको राउंड ऑफ बताना है। और एक इनकम क्या हुई आपकी 7,80,515 रुपये ठीक है, इसकी राउंड ऑफ बताओ, 7,80,516.99 ठीक है, इसकी राउंड ऑफ बताओ। एक हुई 7,80,515 रुपये ठीक है, इसकी राउंड ऑफ बताओ। यही 4-5 तरीके के केसेस बन सकते हैं, और यही मैंने आपसे क्या किया, पूछ लिया है। अब मुझे इसका आंसर बता देना सही सही, ठीक है, या फिर एक और केस अगर आपका ये भी बन जाए तो ये भी बन सकता है। 514 रुपीज ठीक है, 0.99 हटा दिए, 1 1 2 3 4 5 ठीक है, तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके इसका आंसर अलग से देना, और ऊपर वाले जो है उनका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके लिख के देना। ठीक है, अच्छे, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इनकम से रिलेटेड पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जितने बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार इसी वीडियो के साथ में जुड़ रहे हैं बेटा, तो हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, दूसरों ज़्यादा शेयर करना, बताना उनको कि कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को किस तरीके से एक फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा, आप लोगों को लाइव क्लासेस भी देते हैं, टेस्ट भी करवा रहे हैं, हाँ, आप कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब सारी सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोगों को डाउट भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा इससे ज़्यादा तो और भी कोई आपको पेड कोर्स में नहीं देगा। ठीक है, पेड कोर्स में भी आपको क्या करेगा बेटा, लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड कर करके आपको देता रहेगा, बाकी हम लोग आपके टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। आज शाम को सुनो, आज शाम को 8 PM पे लाइव क्लास होगी, किसकी, इंग्लिश की होगी, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के होंगे, प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के MCQ के। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, उसको आके ज्वाइन करना है, और क्लास को मतलब सीखना है कि मैम क्लास में क्या क्या कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें।